गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सोल्वेशन टेंडेंसी यानी विलायकन प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो लवण है वो जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि विलयन में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए आयन उपस्थित है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है दैट मीन्स आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जो लवण में आयनिक बंधों के टूटने से हमें प्राप्त होते हैं सॉल्यूशन में। चूँकि क्षार धातुओं में लिथियम सबसे छोटा है, अतः अपेक्षा की जाती है कि लिथियम प्लस आयन कैथोड की ओर आसानी से जा सकेंगे। क्योंकि आकार छोटा है और छोटे आकार वाले आयन की गतिशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए हम ये सोचते हैं अकॉर्डिंग टू स्मॉलर साइज कि लिथियम आयन कैथोड की ओर इजीली जा सकेंगे, तेजी से जा सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्षार धातु लवणों के समान सांद्रता वाले विलयनों में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एवं सीजियम की तुलना में लिथियम लवण सबसे अधिक तेजी से विद्युत प्रवाहित कर सकेंगे। परंतु जलीय विलयनों में आयनिक गतिशीलता तथा चालकता प्रयोगों से चालकता का विपरीत क्रम हमें प्राप्त होता है। भाई हम जानते हैं कि लिथियम का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और सीजियम का आकार बड़ा होता है। तो जिस आयन का आकार छोटा होगा उसकी मोबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उसकी गतिशीलता भी ज़्यादा होगी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को उतनी ही तेज़ी से फ्लो करेगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम केटायन, लिथियम की अधिक गतिशीलता के कारण लिथियम की जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु होता विपरीत है। सीजियम की गतिशीलता सीजियम की गतिशीलता न्यूनतम होने के बावजूद भी इसकी चालकता सीजियम की इस ग्रुप में सबसे अधिक होती है। लिथियम की सबसे कम चालकता पाई जाती है। तो यह प्रक्रम जिसमें विलायक अणु घुलित प्रजाति यानी आयन से जुड़ जाते हैं विलायकन कहलाता है। यदि विलायक जल है तो इस प्रक्रम को हम क्या कह देते हैं, जल योजन कह देते हैं। लिथियम आयन का आकार सबसे छोटा होने के कारण इसमें क्या होता है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यह ऑपोजिट चार्ज आयन को उतनी ही तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये जल में या अदर विलायक में क्या होगा, विपरीत आवेशित विलायक अणुओं के विपरीत आवेशित सिरों को अपनी ओर तेजी से खींचता है। जैसे कि जल है तो हम यूँ कह देंगे कि अधिक से अधिक जल अणुओं के ऋणात्मक सिरे यानी हाइड्रोक्साइड आयन वाला जो सिरा है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, ये कई सारे जल अणुओं द्वारा घिर जाता है। कारण इसका छोटा आकार है लिथियम का और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल अणुओं के विपरीत आवेशित सिरों को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। इसके विपरीत सबसे बड़ा सीजियम आयन न्यूनतम आवेश घनत्व के कारण, न्यूनतम चार्ज डेंसिटी के कारण सबसे कम जल योजित होता है। क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है, कम तेजी से विपरीत आवेशित आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अर्थात सीजियम आयन से सबसे कम एवं लिथियम आयन से सबसे अधिक जल अणु बंधित होंगे या बॉन्डेड होंगे ड्यू टू मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी या ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन। इसका प्रभाव क्या होता है कि लिथियम आयन का सोल्वेशन इसके छोटे आकार और अधिक चार्ज डेंसिटी के कारण इसका जो विलायक योजन कह दें या जल योजन कह दें वो अधिक होता है, जिसकी वजह से जल योजित लिथियम आयन की जो त्रिज्या है वो सर्वाधिक हो जाती है। लिथियम का आकार तो छोटा है लेकिन विलायक में यानी जल में इसकी जो जल योजित लिथियम आयन की त्रिज्या है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और चूंकि अधिक जल अणु इससे बंधित होते हैं इसलिए हैवी भी हो जाता है। इस कारण से इसकी गतिशीलता कम हो जाती है।
जबकि सीजियम आयन का बड़ा आकार एवं लोअर चार्ज डेंसिटी होने के कारण इससे कम जल अणु बंधित होते हैं और इसकी गतिशीलता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। इस वजह से क्या होगा, लिथियम आयन चालकता कम दर्शाता है बजाय कि सीजियम के। जल के कुछ अणु धातु आयन को स्पर्श करते हैं और उनसे बंध का निर्माण करते हैं। इन जल अणुओं के द्वारा विलायकन की प्रथम सतह या प्राइमरी शेल बनाया जाता है। लिथियम आयन चतुष्फलकीय आकृति में जल के 4 अणुओं से उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इस क्रिया के लिए जल के अणु का ऑक्सीजन परमाणु अपना लोन पेयर लिथियम के रिक्त कक्षकों को देकर के उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जिसको मैंने यहाँ नीचे शो किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1 और लिथियम कैटायन में क्या होगा, 2s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब 4 जल अणुओं द्वारा उपसहसंयोजक बंध बना करके लिथियम Li2O4+ आयन बनाया जाता है, यानी हम ये कह दें जलयोजित लिथियम आयन। तो इसमें चतुष्फलकीय आकृति में जल के 4 अणु sp3 संकरण द्वारा लिथियम आयन से बंध बना लेते हैं। तो क्या होता है कि लिथियम जो आयन है इससे जल के 4 अणु और सीजियम से जल के 6 अणु सीधे जुड़ जाते हैं और इन धनायनों के प्राइमरी स्फीयर या मुख्य जलयोजन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन लिथियम से ये 4 जल अणु इतनी अधिक स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं कि वे अन्य बहुत से जल अणुओं को भी आकर्षित करके बंध बना कर द्वितीय जलयोजन क्षेत्र यानी सेकेंडरी स्फीयर का निर्माण भी कर लेते हैं। सीजियम के लिए सीजियम आयन में जो 6 जल अणु प्राइमरी स्फीयर में होते हैं वो बहुत ही दुर्बल बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो बहुत सेकेंडरी स्फीयर में यहाँ पर बहुत ही कम जल अणु आ पाते हैं, क्योंकि आकर्षण इतना ज़्यादा आकर्षण बल सीजियम आयन का उनके प्रति नहीं रहता है ड्यू टू लोअर चार्ज डेंसिटी ऑफ सीजियम आयन। इसलिए सीजियम आयन के लिए बहुत ही छोटा द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी स्फीयर बनता है, जैसे कि लिथियम आयन के लिए 3.40 एंगस्ट्रॉम का सेकेंडरी स्फीयर होता है, जबकि सीजियम के लिए यह केवल 2.28 एंगस्ट्रॉम का होता है। इस प्रकार द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र लिथियम से नीचे चलने पर लगातार घटता जाएगा, क्योंकि लिथियम से वर्ग में जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे तो क्या होगा, आकार धीरे धीरे बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे क्या होएगी, कम होएगी और कैटायंस का जल अणुओं के प्रति जो आकर्षण है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए जैसे ही लिथियम से नीचे की ओर जब हम चलते हैं तो द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र में धीरे धीरे जल अणुओं की संख्या में कमी होती जाती है। इसलिए एक आवर्त में क्षार धातु सबसे बड़े होते हैं और आकार के हिसाब से क्षारीय मृदा धातु दूसरे नंबर पर आते हैं। छोटा आकार एवं अधिक आवेश दोनों ही आवेश घनत्व को बढ़ाने वाले कारण हैं, अतः क्षारीय मृदा धातु आयनों में अपने अपने स्थान से पहले आने वाले क्षार धातु आयनों की तुलना में अधिक जलयोजन की प्रकृति पाई जाती है। बड़े आकार के जो क्षार धातु आयन हैं उनमें रिक्त डी कक्षक भी पाया जाता है, अतः वे D2sp3 संकरण द्वारा अष्टफलक की आकृति में 6 जल अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ आपको दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1। तो पोटेशियम प्लस आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 4s
ऑर्बिटल खाली हो जाता है। इधर इसके पास d ऑर्बिटल भी क्या है, वेकेंट है। अतः जब ये जल अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो 6 जल अणु इसके साथ D2sp3 संकरण द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। बड़े आकार यदि अब बात करते हैं हम जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की। प्राथमिक जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की। आयनों के जलयोजन से ऊर्जा मुक्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जलयोजन ऊर्जा। जल के अतिरिक्त अन्य विलायकों में अगर जल के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट है तो हम क्या कह देते हैं, इस मुक्त होने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कह देते हैं, या विलायकीयन ऊर्जा या सोल्वेशन एनर्जी कह देते हैं। यदि पदार्थ के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है। अब जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा किसी क्रिस्टल में उसको उसके आयनों को या उसके परमाणुओं को, अणुओं को आपस में बांधे रखने वाली ऊर्जा है। तो यदि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तो यौगिक विलेय होगा, क्योंकि आयनों को पृथक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन यदि जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से कम है तो इन आयनों को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट नहीं होती है और उस स्थिति में पदार्थ अविलेय होगा। अधिकांश क्षार धातु लवणों की विलेयता वर्ग में नीचे आने पर घटती है, लेकिन फ्लोराइड एवं कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि नीचे आने पर इनमें विलायकन की ऊर्जा की तुलना में जालक ऊर्जा का मान तेजी से घट जाता है। और चूंकि जालक ऊर्जा का मान घटेगा तो विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और विलायकन ऊर्जा अधिक होगी तो इनकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्षारीय मृदा धातुओं के फ्लोराइड एवं हाइड्रोक्साइड की विलेयता भी नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी भी नीचे आने पर जालक ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटता है और विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ता है इस कारण से, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु लवणों की विलेयता नीचे आने पर घटती है।